इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल बनता है, कहां कहां पे निकालोगे, पहले निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, उसके बाद कहां पे निकालेंगे बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और लास्ट में थर्ड पॉइंट, लास्ट में एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो पहले एक्सिस पे निकालेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते थे, और लास्ट में एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो डाइपोल को हम पीछे छोड़ आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते वक्त, उसका टॉर्क और निकाल के घुमा के छोड़ आए थे बेचारा, उसके पास हम वापस जा रहे हैं। तो डाइपोल से हम सब बोलेंगे तेरे दर पर सनम चले आए हैं, तेरे दर पर सनम चले आए हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, कहां पे निकालोगे, डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, तू ना आया तो हम चले आए हैं। मान लो यहाँ एक डाइपोल, और डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, और यहाँ पे इसका सेंटर, इसको बोलते थे L, इसको बोलते थे L, डाइपोल की लेंथ होती थी 2L, और आपको याद हो हम डाइपोल मोमेंट P निकालते थे जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता था, जो कि Q into 2L, और डायरेक्शन होता था नेगेटिव से पॉजिटिव। बोलो हाँ सर। अब इसके बाद हमें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और सेंटर से x डिस्टेंस पे, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाकर यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम चलो m दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने m दे दिया, और m पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। अब हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि q चार्ज की वजह से r दूरी पर कितना पोटेंशियल होता है, हम लिखेंगे kq/r। सबने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी kq/r², और पोटेंशियल होता है kq/r। पॉइंट चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बनता है, सब लोग साथ में बोलेंगे, वो होता है kq/r। अच्छा, तो क्या यहाँ पे पॉइंट चार्ज है? बिल्कुल, ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज, इसका नाम हम दे देते हैं 1, इसका नाम हम दे देते हैं 2। तो पॉइंट M पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। सो नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट M इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज। सही है। अब फर्स्ट चार्ज से M पॉइंट कितना दूर है, x प्लस L, डाइपोल याद है L लेते थे हम, पूरी लेंथ 2L होती थी। तो फर्स्ट चार्ज से ये पॉइंट M कितना दूर है, x प्लस L, सो kq/x प्लस L। अब आप मेरे को चाकू मार दोगे आके, सारे चाकू, व्हाई? बिकॉज़ सही है, नेगेटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं चाकू नहीं खाएगा, ओके। प्लस सेकंड चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल, तो बच्चों इसके लिए हो जाएगा kq/, अब बताओ इसका इससे कितना डिस्टेंस हुआ, x माइनस L, भाई यही तो डिस्टेंस है, ये वाला x माइनस L। देखो L इतना है और L इतना है, तो x में से L माइनस करोगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, यानी x माइनस L। तो एक चार्ज से दूरी है x प्लस L, और इस चार्ज से दूरी है x माइनस L। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त भी देखा था, सेंटर से डिस्टेंस x लेना, सेंटर से। L बहुत छोटा भी होता है, अभी ये भी याद है ना, बहुत छोटा होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, याद आ गया है ना, बहुत छोटा होता है। चलो खैर वापस, तो x प्लस L इससे दूर और इससे दूर x माइनस L, ये नेगेटिव चार्ज तो पोटेंशियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज तो पोटेंशियल पॉजिटिव। अब क्या करोगे इन दोनों में से, kq कॉमन, यहां से क्या बचेगा 1/x माइनस L माइनस 1/x प्लस L। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना आता है, क्या एलसीएम हो जाएगा बोलो, 6 और 4 का एलसीएम होता है 24। सर कुछ भी बात करते हो आप, 6 4 तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, लूडो में तो होता है। तो तो ये 1/x माइनस L माइनस 1/x प्लस L, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा x माइनस L इंटू x प्लस L। इस तरफ देखो x प्लस L की कमी है, तो ऊपर x प्लस L लिख दो, माइनस लगा के इस तरफ x माइनस L की कमी है, तो x माइनस L लिख दो। कितने दानवीर हो तुम, जिसने जो मांगा उसको वो दिया।
है ना, के क्यू कॉमन ले लिया, ये एलसीएम हो गया, इस तरफ x प्लस एल नहीं था, उस तरफ x माइनस एल नहीं था, जिसने जो मांगा तुमने उसको वो दिया, x प्लस एल माइनस एक्स, और ये प्लस एल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो x से x मर गया, सो आया k q into 2 l 2l अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, सो स्टूडेंट्स look closely, this term q into 2l becomes the dipole moment of the dipole, so we can write kp upon x square minus l square. This much potential is obtained at a point which is on the axis of dipole at a distance x from the center of dipole. पहले तो ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, लिख लिया। अब इसके बाद हम आपको एक पॉइंट बताएंगे कि जनरली क्या होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 90% 95% टाइम L बहुत छोटा होता है, X उसके सामने बहुत बड़ा होता है। L बहुत छोटा होता है, L मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में होता है। X मान लो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के सामने मिलीमीटर बहुत छोटी क्वांटिटी, साथ में छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर कर दोगे तो और छोटी हो जाएगी। मिलीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 6। तो हम ये कह सकते हैं जनरली x इज मच 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 ग्रेटर देन n। अगर ऐसा होगा तो l स्क्वायर x स्क्वायर के सामने बहुत ही छोटा हो जाएगा, और हम बोलेंगे x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टेंड्स टू बी x स्क्वायर। l स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, देन दिस विल बिकम बच्चों kp अपॉन x स्क्वायर। एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। Potential on the axis of dipole at distance x from the center of dipole is k q upon x square। किस तरफ होगा ये? इस तरफ। अरे स्केलर क्वांटिटी है, तुमको विश्वास नहीं हुआ अभी तक? स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन थोड़ी ना होगा। k q कह रहा, k p, p क्या है? डायपोल मोमेंट, k p upon x, ठीक है? p इज द डायपोल। अब वहां वेक्टर नहीं लगाएंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या वेक्टर लगाएंगे, p की वैल्यू q into 2, ठीक है? बट ये कब करना? जनरली, मतलब वैल्यूज थोड़ी सी चेक करना। मान लो इसको ही बोल देता है 2 मिलीमीटर और ये भी बताता है आपको 2 मिलीमीटर, तब मत करना है ना, तब ये 1 मिलीमीटर हो जाएगा, इससे कंपेरेबल हो जाएगा। मान लो ये बोलता है डिस्टेंस बिटवीन द या लेंथ ऑफ डायपोल इज 2 मिलीमीटर और डिस्टेंस भी 2 मिलीमीटर, तब ये 1 मिलीमीटर होगा, तब ये से कंपैरिजन नेग्लिजिबल नहीं है। तब फिर ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने ये भी लिखवाया और मैंने वो भी लिखवाया। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। नोट कर ले, फिर इसको मैं मिटा दूं। तू ना आया तो हम चलिए आए हैं, चलिए आए हैं, चलिए आए। मिटाए? ऐसा हम बचपन में करते थे, मिटा दे। बचपन में हम लोग बोलते थे सुबह 6 बजे तैयार रहना, क्रिकेट खेलेंगे। फिर अपना दोस्त क्या होता था, सोता रहता था, है ना। फिर हम लोग बोलते थे 6 बजे आ जाना, वो घर ही नहीं आता। 6:30 पे बल्ला लेके हम उसका जाते थे। तेरे दर पर सनम चले आए हैं, तू न आया तो हम चले आए। एक खास बात हमने देखी कि पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल प्रोपोर्शनल हुआ x स्क्वायर के, जबकि पॉइंट चार्ज q की वजह से r दूरी पे जो पोटेंशियल था वो प्रोपोर्शनल था r के, और यहाँ 1/r स्क्वायर। अरे r है तो है, r लो x लो, है ना, अल्फाबेट वो तुम्हारी मर्जी है, ABCD है। अब यहाँ तुम कुछ भी ले लो, मीना ले लो, है ना, जो भी तुम्हारे बंदे बंदी का नाम हो, श्याम ले लो, जी सच्ची, ठीक है। तो kp/x², मतलब मैं कह रहा हूं कि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल था वो 1/r के प्रोपोर्शनल था, पर डायपोल का जो पोटेंशियल है वो 1/r² या x² के प्रोपोर्शनल है। मतलब v वर्सेस x अगर बनाओगे डायपोल का, और मैं पहले बता दूं एक्सिस पे बनाओ, चाहे तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर छोड़ो, किसी भी पॉइंट पे बनाओ तो हमेशा ये बनेगा v प्रोपोर्शनल टू, और बढ़िया से गिराते हैं ऐसे एकदम 1/x² ऐसे एकदम तेजी से गिरेगा, ठीक है। v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, ये बात तो समझ में आती है, जैसे जैसे दूर जाओगे। और यहाँ 1/r पे था। अच्छा, यहीं पे आपको मैं एक पुरानी भूली बिसरी चीज याद दिलाता हूँ, याद दिलाते हैं कि आपका क्लास 11 कैसा हुआ। नहीं,
हम आपको याद दिलाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल कितनी थी, कितनी दूरी पे, सेंटर से वही एक्स डिस्टेंस। तो याद आना चाहिए 2kp अपॉन x क्यूब आती थी, 2kp अपॉन x क्यूब, और पोटेंशियल kp बाई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वेक्टर भी लगा लेते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे उसी डायरेक्शन में होती थी जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होता था। मैं कह रहा ना, आप जाके YouTube पे लेक्चर देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल फिजिक्स वाला। सर कितना प्रमोट करोगे, वैसे भी मेरे को बहुत पैसा तो मिलता नहीं उससे, तो समझ रहे हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऑन द एक्सिस और ये पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल थी 1/x क्यूब के, और ये प्रोपोर्शनल 1/x, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ k क्या होता है, कई बच्चे सोच रहे हैं k, सर k तो बहुत दिन से चल रहा है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कोई नया बच्चा आपसे पूछ ले k क्या होता है, तो उसको एक टक से लगा के बोलना, अरे k भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा तेज मत मारो, कमेंट कर देगा। हो गया, मिटा दे। सर आपका मूड इतना अच्छा क्यों है? छोटू सा लेक्चर है, मूड मेरा वैसे सही बताऊं तो अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर है बहुत खूबसूरत है। रिलेशन बिटवीन नहीं, तुम लोग का नहीं, अपना रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों चीजें मिलेंगी, संगम बहुत प्यारा। खैर इतने कॉपी करें, रिलेशन निकलेगा इन दोनों के बीच का, मजा ही आ जाएगा। तो दोनों मिलेंगे, संगम। अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, नोट कर लें। तो ये भी ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए हम लोग को, है ना, 2kp/x क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में थी जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, और पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है स्केलर क्वांटिटी। मिटा ले। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। एक्सिस पे हो गया, अब कहां पे लोगे, सेकंड, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, है ना। ये खच्चक, यहां पे प्लस q, खच्चक, यहां पे माइनस q, इसको बोला फर्स्ट चार्ज, इसको बोला सेकंड चार्ज, ये सेंटर, ये L, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, यानी इसको एकदम बीच से काटना है और परपेंडिकुलरली काटना है, ये इसमें। तो यहां पे हमसे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है, ये 90 डिग्री के। तो यहाँ कोई पॉइंट ले लो, m कहीं भी ले सकते हो आप, कहीं पे भी ले सकते हो, हमने कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया। कहाँ, कितनी दूर, डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर से कितना दूर, सेंटर से x डिस्टेंस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी इसमें, अब हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो m पॉइंट पे पोटेंशियल, m ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। m पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों, वो दोनों चार्ज की वजह से होगा, फर्स्ट की वजह से भी होगा और सेकंड की वजह से भी होगा। अच्छा, तो फर्स्ट की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, kq बाई, अब बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस लोगे ना चार्ज से डिस्टेंस, कि ये ले लोगे कि ये ले लोगे, ये डिस्टेंस होगा ना चार्ज से, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x² + l², √x² + l², और यहां लगा दूंगा माइनस, चाकू थोड़ी ना खाना है मेरे को, प्लस kq अपॉन, इस वाले की वजह से kq अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, भावनाओं को समझो, डिस्टेंस वही देखने में थोड़ा इधर-उधर लग रहा है, who is this भावना सर, √x² + l²। अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने एक लेक्चर में बीपी से भावना पांडे भी बोला था, अब तो छोड़ोगे कौन है, कोई नहीं है, ऐसे ही निकल जाता है, कुछ नहीं। तो माइनस kq अपॉन √x² + l², यहां से डिस्टेंस √x² + l², और यहां से डिस्टेंस भी √x² + l², यहां पे माइनस kq, यहां पे प्लस kq, हो 0, सही बात है जी, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। खूबसूरत फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, या जिसको आप इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हो, इक्वेटोरियल लाइन है ना, इक्वेटर से पास करती हुई, इस पे जो पोटेंशियल आता है डाइपोल का वो 0 आता है, याद रखिए हर जगह, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अरे भैया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे हो, इसकी वजह से kq/r, इसके वजह से माइनस kq/r, kq बचा है। अरे यार यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अगर हम एक प्लेन बनाएं, परपेंडिकुलर टू, एक प्लेन बनाएं विच बाइसेक्ट्स
perpendicularly the dipole axis। ध्यान से देखना, बड़ा खूबसूरत प्लेन है और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा लेक्चर में, इसके अगले के अगले के अगले में पता नहीं आएगा, जब हम एक अभी पॉइंट बता रहे हैं पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं प्लेन बनाए, लाइन नहीं, एक प्लेन बनाए which bisects perpendicular the dipole axis। ये dipole axis है, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता हुआ एक प्लेन बनाए, ऐसे कचक 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 कचक, समझ रहे हो, ऐसे रख दिया प्लेन। इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल जीरो होगा। जस्ट इमेजिन दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और ये एक प्लेन बना लिया। प्लेन दिख रहा है, ये दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। तो यार अगर इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वो दोनों चार्ज से हमेशा बराबर के डिस्टेंस पे होगा। देखो ये प्लेन है, मान लो आप इस प्लेन पे यहाँ एक पॉइंट ले लो, तो जितना दूर इससे हुआ उतना दूर इससे, समझ लो। अब हम 3D की बात करने लग गए। अभी तक तो आप इसी पे ले रहे थे पॉइंट, इसी लाइन पे ले रहे थे, हम लाइन पे नहीं, लाइन के पीछे भी जाने कह रहे हैं, ऐसे प्लेन है पूरा, ऐसे प्लेन है। तो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस r लोगे तो यहाँ से भी उस प्लेन का डिस्टेंस r होगा, यानी इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल कितना आने वाला है, जीरो, ड्यू टू डाइपोल। अब अगर बगल कोई और चार्ज होगा तो अलग कहानी। इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल जीरो फॉर होल प्लेन। ऐसे प्लेन पे जिसपे हर जगह पोटेंशियल जीरो नहीं, जिसपे हर जगह पोटेंशियल सेम हो, जिसपे हर जगह पोटेंशियल सेम हो, ऐसा प्लेन जिसपे v हर जगह क्या हो, सेम हो। अब इत्तेफाक है, यहाँ 0 0 0 0 है, सेम हो, ऐसे प्लेन्स को या ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी हमें पढ़नी है, एनसीईआरटी में दी है, तो आएगा लेक्चर इस पे भी, अभी आगे अपना लेक्चर आएगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अभी इसलिए बता दिया कि मान लो अपना बोर्ड एग्जाम उसमें एक नंबर पूछ लेता है कि स्टेट द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। डाइपोल के लिए बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे, तो बोल दो अ प्लेन perpendicular to the axis of dipole and bisecting it, या the plane which bisects perpendicularly the dipole axis। इस प्लेन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, इधर से जितना दूर उतना इधर से दूर जितना। इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का मतलब हर जगह पोटेंशियल जीरो नहीं, हर जगह पोटेंशियल सेम हो, यहाँ भी सेम, यहाँ इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इनके ऊपर वर्क डन जीरो होता है, चार्ज ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, प्रॉपर्टी होती है, अभी पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो। तो इसमें तारे लगा लोगे, अरे ये तारा वो तारा हर तारा, है ना, तारा लगाने का मतलब ये आगे आने वाला है, ठीक है, अगले 2-3 लेक्चर में आ जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना भाई। अभी छोड़ दे, अभी इतना समझ गए कि हर जगह पोटेंशियल सेम। तो हमने समझ लिया कि एक्सिस पे पोटेंशियल है kp/x², और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल आ रहा है 0, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, पूरे सरफेस पे पोटेंशियल 0 होता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं पुरानी बातें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, क्या आपको याद है, था kp/r³, r लो, x लो, x ले लो, हमारा x से फील आ रहा है x क्यूब। और अगर याद हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में थी, याद है, ऐसे होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर याद आया। डाइपोल मोमेंट देखो ये होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पे टाइप करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल फिजिक्स, सर पास करो प्रमोशन। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और देखो kp/x की बात है, ठीक है, एक्सिस पे आ रही थी 2kp/x की, इस पे कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सिस की भी पता चल गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी याद आ गई, पोटेंशियल भी देख लिया, और ये भी बोल दिया कि अगले लेक्चर में दोनों का रिलेशन भी आने वाला है ना। अब ये हो गया एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या बचा, ऑन एनी पॉइंट। अब ब्रह्मांड का कोई भी पॉइंट दे दो, मैं वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दिखाऊंगा। मिटा रहे अभी, मतलब बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट लिया हमने, या तो एक्सिस पे हो या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, बड़ा स्पेसिफिक था। अब मैं ब्रह्मांड के किसी पॉइंट पे भी निकाल दूंगा, तो ऐसा कोई सर आप जादू करोगे नहीं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर देख के आए हैं, तो ज्यादा भौकाल तो मत दो, हम उसको देख चुके हैं, हमें पता है क्या करो, वो p cos थीटा p sin थीटा है, कुछ नया बताओ, कुछ नया नहीं बच्चों, वही चीज है। सो एट एनी पॉइंट, अब किसी भी पॉइंट पे हम निकाल देंगे, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था याद है, r, थीटा। जैसे हम यहाँ पे डाइपोल लेते थे, अरे हाँ अब सही,
यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। अब हमने कहा हमें कोई भी पॉइंट चाहिए, तो कोई भी पॉइंट के लिए हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, एक r है जो इसके सेंटर से डिस्टेंस है, और थीटा है डाइपोल की एक्सिस से बनने वाला एंगल। ये डाइपोल है P, इसकी एक्सिस से बनने वाला एंगल है थीटा, और सेंटर से डिस्टेंस है r। देखो अगर r और थीटा फिक्स हो जाए तो पॉइंट फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि 3 सेंटीमीटर पे और 30 डिग्री पे, तो यहां से आपको 3 सेंटीमीटर दूर जाना है, किस एंगल पे 30, तो यहां से 30 डिग्री पे आकर 3 सेंटीमीटर दूर चले जाओ, तो ये पॉइंट मिल गया। मतलब r और थीटा में चेंज करता जाऊं तो दुनिया के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। चलो देखो मैं बोल दूं r की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यानी यहां से 0 डिग्री पे ऐसे ही चलना है, और कितना दूर जाना है 4 सेंटीमीटर। देखो ये पॉइंट मिल गया। मैं बोल दूं 5 सेंटीमीटर, तो यहां आ गए, 6 सेंटीमीटर यहां आ गए, मतलब ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इस तरफ, है ना। एक्सेस वाले भी, इसमें एक्सेस वाले भी इंक्लूड, इसमें सब आ जाएगा, कुछ भी ले लो। जैसे मैं बोल दूं r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और एंगल है 120 डिग्री। अब 120 मतलब इधर, और इस तरफ कितना दूर 10 सेंटीमीटर। एंगल यहां से लेना है हमेशा, ध्यान रखना, ध्यान रखना एंगल कहां से, डायरेक्शन ऑफ P से, P का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से करते करते आप दुनिया का कोई भी पॉइंट, अभी 11 सेंटीमीटर तो ये पॉइंट, 12 पे ये पॉइंट, यहाँ के सारे पॉइंट, एंगल चेंज करते जाओ तो ये चेंज होता जाएगा, और लेंथ चेंज करते जाओ तो ऐसे पॉइंट्स कवर होते जाएंगे, लेंथ चेंज करते जाओ ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट। तो दुनिया का कोई भी पॉइंट अब हम कवर कर सकते हैं, इसमें अपने आप एक्सेस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब इंक्लूड हो जाएगा। चलो करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट M ले लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है, और कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है पॉइंट। अब पॉइंट M पे हमको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब हम क्या करें यार, कैसे निकालें, एंगल वगैरह आ गया। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालें, इसका डिस्टेंस एनसीईआरटी में इसी तरह बता रहा है, यहाँ से इसे डिस्टेंस, ऐसे कुछ नहीं, वो एनसीईआरटी बताता है यहाँ से डिस्टेंस निकालो, फिर यहाँ से डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकाले। अरे कौन ये सब डिस्टेंस निकालेगा, कोई पर्टिकुलर बताओ, कोई ज्योमेट्री है बढ़िया कि ये डिस्टेंस निकाल पाओगे, सीधा सीधा होता निकाल भी देते, है ना। तो एक काम करो, हम क्या करेंगे, V डिवाइड दिस डाइपोल P into 2 कंपोनेंट डाइपोल, इसको 2 कंपोनेंट डाइपोल में तोड़ दो। एक डाइपोल इसके अलाउंग, तो P का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, सब लोग बोलेंगे एक साथ, सारे बोलो जय माता दी। इधर कंपोनेंट आएगा, बोलो P cos थीटा, सही बोल रहा हूं, इस तरफ आएगा P cos थीटा। कहां लिखूं और खींच लेते हो ऐसे। एक कंपोनेंट इसके अलाउंग P का, ये देखो इधर, तो ये आएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, ऐसे एरो ऐसे बनेगी ना, खैर यहां एरो से मतलब नहीं, स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही, फिर भी ये हो जाएगा P sin थीटा। बोलो समझ में आया। ये डाइपोल P था, which was P, P का एक कंपोनेंट इधर गया P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। एकदम फील आ गया अभी। दिस वाज ओरिजिनल डाइपोल P, इसको मैंने 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक कंपोनेंट हो गया P cos थीटा, एक P sin थीटा। अब पोटेंशियल एट पॉइंट M इज ड्यू टू 2 डाइपोल्स। भैया 2 चार्ज की वजह से निकाला था, अब 2 डाइपोल की वजह से निकालो। एक डाइपोल हो गया P cos थीटा, एक P sin थीटा। P cos थीटा के लिए M पॉइंट एक्सिस पे है, P sin थीटा के लिए M पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। फील ले लो, ये P था, P का कंपोनेंट P cos थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर में P sin थीटा आएगा। अरे भाई मान लो ये P होता, ये एंगल थीटा होता, तो इस डायरेक्शन में P cos थीटा, और P cos थीटा के परपेंडिकुलर में P sin थीटा आता ना, तो P का इधर P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर में P sin थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल एट M पॉइंट इज ड्यू टू 2 डाइपोल, एक P cos थीटा वाले की वजह से, एक P sin थीटा वाले की वजह से। P cos थीटा की वजह से M पॉइंट कहां पे है, एक्सिस पे है,
तो इस डाइपोल के लिए एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दो। P sin थीटा के लिए m पॉइंट कहां पे है, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री टिर, यानी कहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला खत्म। एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, एक्सिस का फॉर्मूला था kp/x²। तो k और यहां p नहीं है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p नहीं है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p cos थीटा। हम p cos थीटा की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो kp cos थीटा अपॉन डिस्टेंस कितना है यहां से r, x ले गया 1r, और इसकी वजह से तो जीरो होगा। p sin थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना आता है डाइपोल मोमेंट, जीरो। अभी देखा ना आपने कितना आता है पोटेंशियल, जीरो। कि एक्सिस पे होता है kp/x² और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जीरो। तो एक्सिस पे हो गया k और p की जगह p cos थीटा अपॉन r², वहां जीरो। फाइनल आंसर इज kp cos थीटा बाय r²। अब इसका एनसीईआरटी का डेरिवेशन देख के इंसान गिर जाता है, vf पॉइंट m खत्म। k का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो एनसीईआरटी वाली वैल्यू थोड़ा सुंदर लगेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r²। Sir, can we do this in exam? Yes, of course you can do this in exam. Why not? Why not? Al Pacino, why not? You can do this. Clear? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r²। अब पता है इससे दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे, एक्सिस वाला भी आ जाएगा, अब क्योंकि ये तो एनी पॉइंट है ना, इससे एक्सिस भी आएगा और वो भी आएगा। जरा एक्सिस के लिए चेक करते हैं। एक्सिस के लिए मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, खुद ही बताओ, 0 डिग्री। तो v एट m, अगर m एक्सिस पे है तो बोलो थीटा 0 रखा, 1/4 पाई, अरे k वाला लेते हैं, k और p cos 0 इज 1/r², यही तो था एक्सिस पे, kp/r²। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। v at m supposing it perpendicular bisector is equals to cos 90 is 0। तो इससे दोनों आ गए। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, मैं फॉर्मूला तो नहीं बता रहा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी सेम कहानी। एक डाइपोल p cos थीटा, एक p sin थीटा। p cos थीटा के हिसाब से कहां पे एक्सिस, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला 2kp cos थीटा बाय r², और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर kp cos थीटा बाय r²। तो इस तरह से r³ सॉरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर करते हैं समाप्त। छोटा सा लेक्चर लेके आए थे क्योंकि इसको अलग से बनाना पड़ रहा, क्योंकि टॉपिक दिया था बोर्ड के हिसाब से। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। और टेंशन नहीं लो, जो भी टॉपिक तुम्हें लग रहा है छूट रहा है कमेंट करो। देखो ऐसा हो सकता है आपकी प्लानिंग और मेरी प्लानिंग अलग चल रही हो, मैं किसी टॉपिक को आगे प्लान करके रखा हूँ। जैसे ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट खत्म हो गया, अभी उससे कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको पोटेंशियल एक साथ मिलाएंगे, वर्क डन लाएंगे, पूरा 11th का कंसेप्ट लाएंगे, 11th का पूरा कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट, और सवाल करेंगे उससे, ठीक है। अभी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और भी बॉडी लेके आएंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी टॉपिक्स में और मजा आएगा। तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल, या सेम बोल दो, सेम एवरीवेयर, ठीक है। ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, उस सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम हो। अब इसका एग्जाम्पल देखो, फील देखो, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा और उसको जरा नोट कर लेना, एग्जाम में आता है। पहला एग्जाम्पल, फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, यहाँ कोपचे में करते हैं। मान लो यहाँ एक पॉइंट चार्ज मैंने Q ले लिया और इस चार्ज को सेंटर बना के मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, चार्ज को सेंटर बना के एक स्फीयर ड्रॉ किया, स्फीयर 3D। इस स्फीयर का रेडियस चलो मान लेते हैं कैपिटल R, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, स्फीयर के सरफेस पे यहाँ का पोटेंशियल, सरफेस पे यहाँ, सरफेस पे यहाँ और सरफेस पे यहाँ, जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा कि अलग अलग? मेरे ख्याल से तो हर जगह पोटेंशियल सेम है। V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V4। भैया सब इक्वल हो जाएंगे KQ बाई R के। यानी ये स्फीयर इस टाइम बन गया एक
इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा भी हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जरूरी नहीं कि ऐसे प्लेट जैसा दिखे, है ना, स्फीयर भी हो सकता है, कैसा भी शेप ले सकता है। सरफेस 3D 3 डायमेंशनल, है ना, कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 3D में कोई भी शेप ले सकता है, 3D में स्फीयर का शेप देखो ना, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे 3 डायमेंशनल में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि चार्ज से हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो पॉइंट चार्ज की अगर आप बात करो, पॉइंट चार्ज की आप बात करो तो हम लिखते हैं ऐसे, देखो, कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एज सेंटर, लिख लो, समझाते हैं, चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एक नहीं, कंसेंट्रिक। अरे यार जरूरी थोड़ी ना कैपिटल आर रेडियस का लो, 2r रेडियस का लोगे वो भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल। हाँ, उसका पोटेंशियल इससे अलग होगा, पर वो स्फीयर अपने पूरे सरफेस में कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल। r से छोटे का लोगे तो वो भी तो इक्विपोटेंशियल होगा, उस स्फीयर के तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, बड़ा लो छोटा। तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एज सेंटर, जैसे दिखाते हैं, मान लो यहाँ पे हम प्लस चार्ज क्यू ले लिए, मान लो ये स्फीयर बनाया, तो भैया ये भी तो इक्विपोटेंशियल होगा हर जगह, और ये बना दूं तो इस पे भी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। इस स्फीयर के हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसमें सेम होगा, इसमें सेम नहीं होगा। ये नहीं कह रहा कि उसमें भी सेम होगा, जैसे इसे बना दिया, है ना, तो इसके हर पॉइंट पे सेम होगा। जैसे मान लो चार्ज के पास में जाला स्फीयर, तो इस पे पोटेंशियल मान लो हर जगह 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट। इसमें मान लो जैसे 80 वोल्ट 80 वोल्ट 80 वोल्ट 80 वोल्ट। इसमें मान लो जैसे 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट, ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ डिफरेंस 20 का, यहाँ डिफरेंस 20 का वोल्ट में, यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये चीज़ याद रखना है ना, ये बनाते बनाते मैंने बता दिया, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच बीच में हम लाइन बोल जाते हैं, इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहाँ भी डिफरेंस 20 का, यहाँ भी डिफरेंस 20 का, पर इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ बढ़ जाता है, ऐसा होता है इसके केस में। मान लो मैं माइनस चार्ज क्यू लूँ, अच्छा चलो इसके लिए भी सेम होगा, पॉइंट चार्ज के लिए। एक स्फीयर ये बनाया, एक स्फीयर ये बनाया, एक स्फीयर ये बनाया, ठीक है। ये स्फीयर अपने आप में क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल, अपने आप में इक्विपोटेंशियल। जैसे यहाँ पोटेंशियल मान लो -100 वोल्ट, -80 वोल्ट और -60 वोल्ट, ऐसे ले लिया। क्लियर है? यानी इस स्फीयर के हर जगह पोटेंशियल -60 -60 -60 -80 -80 -100 -100। क्लियर है? सो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एक के बाद एक कंसेंट्रिक विथ चार्ज एज सेंटर, चार्ज बीच में हो, ऑफ स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है? क्लियर है? तो ये पॉइंट चार्ज का एग्जांपल था, नोट कर लें। अभी लीनियर चार्ज की बात करते हैं, एग्जांपल आ सकता है, नोट कर लें। मिटा दें? अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखो जरा, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। मान लो लीनियर चार्ज ले लें हम, पॉइंट चार्ज नहीं, लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी हमने। जैसे मान लो यहाँ हमने लीनियर चार्ज ले लिया, प्लस 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 इनफाइनेटली लॉन्ग, प्लस जैसा भी ले लो, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अगर मैं इसके लिए पूछूं इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए देख लिया स्फेरिकल, इसके लिए तो मान लो इससे r डिस्टेंस इधर और r डिस्टेंस इधर, ऐसे नाप कर अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं, तो इस सिलेंडर के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हर जगह पोटेंशियल सेम होगा? हाँ भाई, क्योंकि देखो चार्ज से सिमेट्रिकली दूर है हर पॉइंट, तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट 1 शुड बी इक्वल टू एट 2, शुड बी इक्वल टू एट 3, शुड बी इक्वल टू एट 4। और अगर आपको याद हो, अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा ले लें और ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी वो आती थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, सेम। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, E डॉट dr, है ना। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, हर जगह डिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, सेम आएगा, बराबर से दूरी है। पर इसमें भी वही बात है क्या, कि एक सिलेंडर थोड़ी ना होगा, इससे बड़ा सिलेंडर बनाए, इससे छोटा सिलेंडर बनाए। तो यहां पे आप लिख लोगे क्या, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स विथ
लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो क्लियर है? कंसेंट्रिक सिलेंडर्स मतलब एक से ज्यादा बना सकते हो। टाड़ा 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 टा, टिंग 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 टिंग। ये सिलेंडर अपने आप में इक्विपोटेंशियल, ये अपने आप में, ये अपने आप में। जो पास में उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे मान लो यहाँ 20 वोल्ट हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे बिंग 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 बिंग, यहाँ मान लो 10 वोल्ट हो गया, जैसे मान लो यहाँ बिंग 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 बिंग, मान लो 8 वोल्ट हो गया, गिरता जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लीनियर चार्ज के लिए कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स, मतलब कैसा भी शेप हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जरूरी नहीं है कि ऐसे प्लेट जैसा दिखे, कुछ भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। अब सुनो, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां से सवाल बहुत बनता है। प्रॉपर्टीज, सर इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो उसकी डेफिनेशन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा बताओ? अरे यार ये भी नहीं बता पाओगे। इज 0। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0। पर डिफरेंस ही नहीं होगा। जैसे मान लो ये एक पोटेंशियल, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा बार बार, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। सो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी होनी है? 0 होनी है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो पोटेंशियल हर जगह बराबर थे, तो डेफिनेशन हो गया। तो ये लिख के मत आना पेपर में। दूसरा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख के आना है। अगर पूछा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक बताओ, प्रॉपर्टी, तो ये लिख के आना। क्या? नो वर्क इज डन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट कर लो पहले इसको। नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती। चलो इसको देखते हैं। पहले आप ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट? लिख सकते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि भैया इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन हो या नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हो, इक्वल होगा, प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, स्पीड सेम रहे, ये सब बातें। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब सुनो, मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पॉइंट ए पॉइंट बी। चार्ज Q को हम A से B ले गए, Q को हम A से B। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यही डेफिनेशन है, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब भैया अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज इज 0। अब अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन 0 है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस 0, मतलब 0 ही आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मूव कराने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, या ऐसे बोल दो कोई काम नहीं होता।
ये बताया हमने कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी वी बी माइनस वी इज इक्वल टू, एक फील के लिए एक चीज़ समझो, ऐसा नहीं मज़ा आया, जरा फील के लिए समझो इससे आराम से एकदम। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बताओ, एक स्फीयर बना लिया, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? क्या इस स्फीयर के हर जगह पोटेंशियल सेम है? क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से सब सरफेस का हर पॉइंट उतना ही दूर है। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एग्री कर गए, बहुत बढ़िया। मान लो मैं यहां पे एक चार्ज Q0 रख दूं और इसको सरफेस पे मूव कराऊं। कौन से सरफेस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। मान लो इस Q0 को मैं यहां से यहां ले आया, सपोज कर लो, मूव कराते कराते, तो Q0 कहां मूव कर रहा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, हम देखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भैया इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या ऐसे लगेगी? एफ इलेक्ट्रिक, बोलो, ऐसे ही लगेगी। रिपल्सिव फोर्स मान ली मैंने, अट्रैक्टिव भी मान सकते हो, जो भी होगी वो नॉर्मल होगी, है ना, मतलब सेंटर से पास करेगी, ऐसे ही लगेगी। और इसका डिस्प्लेसमेंट देखो हर पॉइंट पे टेंजेंशियली है, dx। जैसे जब ये यहां पहुंचेगा Q0 तब फोर्स ऐसी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा, dx। तो डिस्प्लेसमेंट हर बार टेंजेंट पे है, फोर्स हर बार नॉर्मल पे है। कहने का मतलब कि जब भी तुम मूव करा रहे हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो भैया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री कहीं पे भी देखो, ऐसे मैंने फील के लिए बताया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव जब करा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती। रीजन भी यही होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आती है। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? Q0 को मैंने सरफेस के अलोंग मूव कराया, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है फोर्स के। क्लियर है? सो नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई एम वेरी सॉरी, मिटा लें इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, और प्रॉपर्टी देखो जरा, तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। कैसे ये बात कही आपने? आओ देखते हैं। फिर से मान लो यहां पे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी फील भी दे देंगे, पहले देख तो लो। ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ कोई पॉइंट A है, यहाँ कोई पॉइंट B है, अभी फील के लिए बना भी देंगे। अभी ऐसे देखो हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं हो सकती, किसी एंगल पे भी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होगी। देखो मान लो हम A से B की तरफ गए, मूव किए हम dr डिस्टेंस, तो आप पढ़ चुके हो पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन। क्या पढ़ा था आपने? dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr, ये तो आपने पढ़ा है। dv पोटेंशियल डिफरेंस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, dr वेक्टर जिसके अलोंग मूव किए। एक बात बताओ, यहां dv की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी? भैया इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या A और B में? इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इनके बीच में dv की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr इज इक्वल्स टू 0। भाई डॉट वेक्टर 0 है, इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है? 90। या तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो गई। एक तो आप सीधा कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E शुड बी परपेंडिकुलर टू dr। भैया डॉट 0 कब आता है? डॉट की वैल्यू, आप डॉट की कहानी समझते हैं कि नहीं? जब दोनों चीज cos थीटा आता है ना डॉट में, E dr cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री।
है कि नहीं? मतलब E इज परपेंडिकुलर टू DR। डॉट जीरो तभी तो आता है जब दो चीजें परपेंडिकुलर हो। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, नीचे भी बना सकते हो सरफेस के परपेंडिकुलर, जो भी है, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस। बाकी तो चार्ज के पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। देखो अभी फील देते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट चार्ज Q है, ये मैंने बना लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, प्लस Q मान लो इसको। अब बताओ ऐसे बनेगी कि नहीं, ऐसे बनेगी कि नहीं, है ना? तो डायरेक्शन थोड़ा बहुत तो यार चार्ज पे भी डिपेंड ही करेगा ना, वहाँ पे चार्ज क्या है। अब बताओ ये देखो ये कैसी है, नॉर्मल, इससे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ये अब फील आ गया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, लाइन से ही तो देते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन से, विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, या फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होती हैं, आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलेंडर वाला केस देखोगे वो भी देख लो, कहीं भी देख लो, सिलेंडर वाला देखो यहाँ बनाते रहे, कचक कच 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 कच। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, ऐसा बनेगा ना, ये बनेगा मस्त एकदम, या ये बनेगा मस्त एकदम। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होती थी, लीनियर चार्ज की वजह से। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर। तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। रीजन मैंने बता दिया कि यहां से यहां चले, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर लिखा, dv की वैल्यू जीरो होगा, v डॉट डी आर तभी जीरो होगा जब इनके बीच का एंगल 90 हो। या बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो भैया फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? समझो ना, फील्ड नहीं है मतलब चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल कैसे आएगा? तो ये बात करना बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज़? पक्के से आ रहा? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा लिया जाए इसको। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखो कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताया था नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल, तो अभी मैंने बताया, देखो जैसे इसको 100 वोल्ट 80 वोल्ट 60 वोल्ट, देखो दिखाई पड़ रहा है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो खैर ये समझ गया आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, जरा एक सवाल करो, क्वेश्चन, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस for uniform electric field as shown। मैं आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म कैसे बनती है सबको पता है, क्या? स्ट्रेट पैरेलल इक्वी डिस्टेंट लाइंस, बताया था, स्ट्रेट पैरेलल इक्वी डिस्टेंट लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इक्वी डिस्टेंट कर दो, थोड़ा बहुत कसर है यार, नाप के नहीं बना रहे ना हम। सर मैं आप कमेंट में आपको बताएगा, आपने सही जगह नहीं दिया। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो क्या कंडीशन इक्विपोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा भी बन जाए, कहीं भी बना दो, यहाँ पे बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, सब के सब अपने आप में क्या है, इक्विपोटेंशियल। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल, ये प्लेन समझ लो ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये है, तो प्लेन समझ लो, एक सरफेस बनाना ना प्लेन 3D में ऐसा, ठीक, यहां प्लेन समझ लो, समझ गए? अच्छा, अभी इसमें मैं पूछूं सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा, यहां पे कि यहां पे? ये ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस से लेना देना नहीं, यहां पे कि यहां पे? यहां पे, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे यहाँ पे बोल दिया 100 वोल्ट, यहाँ 50 वोल्ट, यहाँ मान लो यहाँ 80 वोल्ट, ठीक है, यहाँ मान लो 60 वोल्ट, यहाँ मान लो 40 वोल्ट। पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर टू फील्ड। याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड, या फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ही बात है। क्लियर है?
चौथी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो दो ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, दूसरी और तीसरी। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। चौथा पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस can ever intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे लिख लो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर, ऐसे लिख लो, इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वही चीज है। जैसे मान लो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और मान लो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकेंड। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो इंटरसेक्ट कर गए। अच्छा, इसकी वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जैसे मान लेते हैं ऐसा, ऊपर मान लो नीचे मान लो, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं सरफेस के, ये फर्स्ट वाला सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमने बोल दिया E1 फर्स्ट सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे। और सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेकंड सरफेस ऐसा है, फर्स्ट सरफेस ऐसा था, सेकंड सरफेस ऐसा, फर्स्ट सरफेस ऐसा, सेकंड सरफेस ऐसा। तो ये ऐसा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी, और ये ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो सेकंड सरफेस ने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए, समझ गए। सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इफ दे डू सो, याद है पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इफ दे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में, इफ दे डू सो एट द point of intersection there will be two directions of electric field which is impossible, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो दो डायरेक्शन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या क्या बात की, जल्दी से हम लोग समराइज करें। ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल हर जगह सेम हो। फिर हमने बात किया पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एज सेंटर। लीनियर चार्ज के लिए कंसेंट्रिक सिलेंडर्स विद चार्ज एज द एक्सिस। फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। हमने पहले कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एनी टू पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। दूसरी हमने बात की कोई वर्क नहीं होता ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और चौथी बात यह की कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टीज को यूज करके एक आखिरी सवाल आप कर लो, फिर जाओ। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है, देख लो क्या क्या सवाल है। स्केच इक्विपोटेंशियल surface for an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना के दिखाइए। डाइपोल याद है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले बना लो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो। डाइपोल याद है, प्लस क्यू माइनस क्यू। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो, सरफेस उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और दो सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लूंगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी। ठीक है ना, अच्छा हाँ, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई,
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, यहाँ पे ऐसे। बढ़िया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो तो अपने आप इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच हो जाएगा। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। तो इस जगह अगर मैं फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनाऊं तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जितने डॉटेड बनाऊंगा सब इक्विपोटेंशियल, कई बनेंगे एक नहीं। एक तो ये बन गया इक्विपोटेंशियल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। अब देखो फील्ड लाइंस ऐसे कर्व कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस ऐसा बनेगा, दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल। ध्यान से देखो, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, यहां देखो ऐसा बनेगा। और देखो इधर अगर आगे लाना चाहते हो तो जैसे मान लो ऐसे, ऐसे, इस तरफ फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनाते जाओ, बाकी हम कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे। ये बन गए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है, ये डॉटेड लाइंस जो बनी है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी इमेज आप गूगल करके एक बार देख लेना और मजा आएगा, है ना, बहुत मजा आएगा। मैं कोशिश करूंगा इसको लगा दूं लास्ट में। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद नया लेक्चर आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नया टॉपिक। पोटेंशियल हो गया, फील्ड हो गया, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मेरी आपको सजेशन होगी कि आप थोड़ा सा क्लास 11th का पोटेंशियल एनर्जी रिवाइज कर लो तो मजा आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने में। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।